अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टिचियोमेट्री। स्टिचियोमेट्री बेसिकली क्या होती है? स्टिचियोमेट्री दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, स्टैच्यू एंड मेट्री। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट्स। स्टैच्यू मतलब किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर से ना उसके जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है ना उनकी मेजरमेंट करनी है, यानी कि एलिमेंट के बारे में कुछ मेजरमेंट्स करनी है। उस एलिमेंट्स के बारे में मेजरमेंट्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं? स्टिचियोमेट्री। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एटॉमिक मास दिया हो, मोलर मास दिया हो, तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोलर वॉल्यूम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं? किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक हो गया। अब उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट भी मिलते हैं और क्या मिलता है? प्रोडक्ट भी मिलते हैं। अब हमने ये देखना है रिएक्टेंट कितने हैं और उसे प्रोडक्ट कितने मिले हैं। क्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बराबर है? क्या कोई साइड रिएक्शन तो नहीं हुआ? ये सारी चीज़ें हमें कौन बताती है? स्टिचियोमेट्री। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अब स्टिचियोमेट्री होती क्या है? स्टिचियोमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन दोनों का आपस में क्वांटिटेटिवली रिलेशनशिप देखते हैं। क्या देखते हैं? कि कितने रिएक्टेंट्स थे, उससे कितने प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, कोई रिएक्टेंट ज़ाया तो नहीं हुआ, कोई फर्दर साइड रिएक्शन तो नहीं हुआ। यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को देखते हैं। उस ब्रांच को क्या कहते हैं? स्टिचियोमेट्री। ठीक हो गया। अब स्टिचियोमेट्री की कैलकुलेशंस के लिए उसकी दो बेसिक कंडीशंस हैं, अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? दो बेसिक अजम्पशन। पहली अजम्पशन ये, ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट है ना उनसे क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट बनना चाहिए। यानी कि रिएक्टेंट ज़ाया नहीं होना चाहिए। उससे अगली बात, दूसरी बात, नो साइड रिएक्शन। कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट मेजर बनाना चाह रहे हैं वही प्रोडक्ट बनना चाहिए, कोई बाय प्रोडक्ट साथ नहीं बनना चाहिए। ये दो मेन अजम्पशन है स्टिचियोमेट्री की। ठीक है, स्टिचियोमेट्री क्या कहती है कि तमाम रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए? प्रोडक्ट्स में। कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होता है हमें? ठीक है, इसका फ़ायदा ये कहाँ होता है और क्या होता है? इसका फ़ायदा हमें इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में हमने रिएक्टेंट्स को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म के क्या बनाने होते हैं? प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। और हमारी कोशिश भी ये होती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कॉस्टली ना बने। ठीक है ना, और उसमें कोई चीज़ वेस्ट ना हो। जितना हम उसके लिए रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही क्या बने? उससे प्रोडक्ट बने, कोई वेस्ट चीज़ ना बने, कोई साइड रिएक्शन ना हो। तो ये स्टिचियोमेट्री जो है वो इंडस्ट्रीज़ में बड़ी हेल्पफुल है। ठीक हो गया, समझ आ गई? अब स्टिचियोमेट्री के अंदर ना दो चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। अब हमने अभी आपको बताया कि जो स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं वो किसके ज़रिए होती हैं? केमिकल इक्वेशन के ज़रिए। ठीक हो गया। अब केमिकल इक्वेशन हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक हमारे पास इक्वेशन लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2। ठीक हो गया। और आगे हम क्या लिखेंगे? इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट वो क्या होगा? 2H
आई। ठीक हो गया। अब देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है। और ये स्टिचियोमेट्री की कैलकुलेशंस के दौरान ये दो लॉज का एप्लीकेबल होना, पूरा होना ज़रूरी है। वो कैसे, देखें यहां पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, कहता है जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे। यानी कि अगर 2 मोल रिएक्टेंट के होंगे तो कितने मोल प्रोडक्ट के बनेंगे, 2 मोल ही प्रोडक्ट के बनेंगे। 1 मोल हाइड्रोजन का है, 1 मोल आयोडीन का है, आगे 2 मोल्स किसके बन रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के। कि जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि केमिकल इक्वेशन की दोनों साइड्स पर, रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी मास क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। जो मास किसकी तरफ होगा, किसकी तरफ, रिएक्टेंट की तरफ, वही मास किसकी तरफ होगा, प्रोडक्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और आगे क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही है जी। अब देखें कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है जी, 12। ठीक है। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 32। ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 44 AMU। इसका मतलब दोनों साइड्स पर मास क्या है, सेम है। तो दोनों लॉज ओबे हो गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दोनों का ओबे होना ज़रूरी है। अब कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए स्टडी करते हैं। पहला रिलेशनशिप मास मास रिलेशनशिप। क्या कि अगर आपको किसी एक सब्सटेंस का मास दिया गया है तो आप उसके ज़रिए दूसरे सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये कौन सा रिलेशनशिप होगा, मास मास रिलेशनशिप। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको किसी एक सब्सटेंस का मास दिया गया है तो आप उसके ज़रिए किसी दूसरे सब्सटेंस का मास डिटरमाइन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मास मोल रिलेशनशिप और मोल मास रिलेशनशिप। अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस का मास होगा तो आप उसके ज़रिए किसी दूसरे सब्सटेंस का मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर किसी सब्सटेंस के मोल्स हों तो आप उसके ज़रिए दूसरे सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा रिलेशनशिप मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर हमारे पास एक सब्सटेंस का क्या मौजूद हो, मास मौजूद हो, तो हम किसी दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर एक सब्सटेंस का वॉल्यूम मौजूद हो तो इस वॉल्यूम के ज़रिए हम किसी दूसरे सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगला रिलेशनशिप क्या है, मोल मोल रिलेशनशिप। अगर एक सब्सटेंस के मोल्स मौजूद हैं तो आप उसके ज़रिए केमिकल रिएक्शन के अंदर मौजूद दूसरे सब्सटेंस का मोल्स निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको स्टिचियोमेट्री के बारे में समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।